my lovely students, hello my lovely atoms, कैसे हो सब लोग? I hope all of you are doing absolutely amazing. I hope आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है. मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर आज वेदांतु, एंड आई वेलकम ऑल माय न्यू माय ओल्ड एटम्स टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज वेदांतु चैनल 910 चैनल. तो एजी मैम को बता दो जल्दी से, आपकी अनुभा गौर मैम को, कि कैसे हो आप सब लोग. और आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई. खुशी का रीज़न है तुम्हारे पास. 9th क्लास वाले कब से बोल रहे थे मैम हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो चैप्टर वाइज. एंड फाइनली वन ऑफ आवर फेमस सीरीज इज बैक, and the name of the series you can see here is VIP series, right? And what is VIP series? That's very important question series. तो हम हर एक चैप्टर का जैसे वो पूरा हो जाता है वीक क्विज तो करते ही करते हैं, बट व्हाट अबाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? सो दिस सीरीज इज गिविंग यू द चांस, क्योंकि पेपर में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं ना, आंसर्स लिखने हैं. दिस सीरीज इज गिविंग यू द चांस टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम, कीपिंग इन माइंड कि हाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, बट आई होप आप एक नोटबुक पेन लेके साथ में बैठे हैं ताकि आप साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर सके, रिवाइज कर सके मेरे साथ, बिकॉज विदाउट रिविजन इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना. तो चलो आज मैंने पहला चैप्टर उठाया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर इन आवर सराउंडिंग का रिविजन करेंगे अच्छे से, एंड आई थिंक माय एटम्स आर्मी सुपर रेडी. हाँ, हाउ अबाउट सेंडिंग सम गोल्डन हार्ट? यस, come on atoms army, that we all have a golden heart ma'am, and atoms army represented by that golden heart. Yes, amazing, super great. तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपना इस चैनल को एंड ईजी मैम को. ये वाला जो बटन है ना, ये वाला लाइक करने वाला, जल्दी से इसको दबा दो, क्योंकि ऐसे कैसे मज़ा आएगा, है ना. मुझे भी तो दिखना चाहिए दैट yes ma'am, we really appreciate this, that you know we are revising as well, we are taking all the important questions, your doubts also, है ना. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. साथ साथ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम मस्ट है. मस्त भी है और मस्ट भी है. मस्ट क्यों है? क्योंकि जब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे उनको भी वैल्यू पता चलेगी दैट दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं वैल्यू करती हूँ हमारी दोस्ती को, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तू भी रिवाइज कर ले अच्छे से, एंड दिस विल हेल्प यू. सो शो योर फ्रेंड्स दैट यू लव देम, यू केयर फॉर देम, केयर अबाउट देम. यार थोड़ी इंग्लिश कच्ची है हमारी, समझ गए. चलो फिर आप सब लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो. दैट्स माई इंस्टा हैंडल Anubha_AG_. So let's connect over there as well. Yeah, Atoms Army, we'll do that. I think you all are super ready. So without further ado, without wasting even a single minute, we are going straight to the question number 1. And here is the question number 1, most important question में. सबसे पहला सवाल, चलो जल्दी से सॉल्व करके मुझे भी आंसर बताओ. आज पूरा टाइम मुझे चैट सेक्शन में फुल एक्टिविटी चाहिए. कैसे? आपके आंसर्स के थ्रू. ज़्यादा टाइप नहीं करने का मन भी, तो थोड़ा बेसिक चीज़ें तो लिख ही सकते हो, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपका रिविजन कितना सुपर सॉलिड है. या सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इनसाइड अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? अगर मैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की बात करूं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता क्या है? पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो सपोज दिस इज अ सॉलिड, दिस इज अ लिक्विड एंड दिस इज अ गैस. यस माय एटम्स, अब मुझे बताओ इनके आसपास की अरेंजमेंट कैसी होती है. इनमें नथिंग बट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. इनकी रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दिखानी है, आप कैसे दिखाते हो? दैट सॉलिड्स आर लाइक दिस, हाँ कि ना? दैट इज लाइक काइंड ऑफ टाइटली पैक्ड. अगर मुझे लिक्विड दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, है ना. लिक्विड दिखाना है थोड़ा ऐसे दिखाऊंगी, और अगर मुझे गैस दिखाना है तो मैं ऐसे रैंडम पार्टिकल्स दिखाऊंगी. करेक्ट. तो क्या पूछा है? स्टेट ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इनसाइड अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आप बोल सकते हो कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड में मिनिमम, लिक्विड में उसके साथ उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा. तो आप ऐसे लिखो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या कर रही है? दैट इज इंक्रीजिंग. मेक सेंस? क्या आपको समझ में आ? डिफरेंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस. कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी तो नहीं चाहिए.
बिकॉज आई नो एटम्स आर्मी एकदम ऐसे सवाल को समझती है, मैम दिस इज लाइक अ लड्डू सवाल, लड्डू खाया भी मैंने इसलिए लड्डू दिमाग में आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वैसे मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ा सुधार हुआ है, ऐसा है क्या? पुराने आई थिंक 2019 के वीडियोस देखोगे तो पक्का पता चल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट मीन्स, है ना। एजी मैम की हैंड राइटिंग थोड़ी बेटर हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ों को बार बार लिख के देखते रहोगे तो वो भी दिमाग में चली जाएगी, फिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, एकदम यहाँ बैठ जाएगी। और जब आप करने बैठोगे ना आंसर एग्जाम में, अपने आप याद आता चला जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग यू वांट। हाउ अबाउट दैट? या सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, है ना। और मैं ये पीडीएफ पक्का से शेयर कर दूंगी, कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सारे के सारे आंसर्स भी प्रॉपरली अरेंज करके आप लोगों के लिए लिखे हैं, है ना। ये तो सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक हो गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज? बहुत सही बात है। देखो, किसी भी सवाल को आप बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना। वट शुड बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू आंसर अ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एग्जामिनर को देख के मजा आ जाए कि भाई नीट एंड क्लीन लिखा है, साफ साफ एक्सप्लेन किया है, इसका तो मैं आधा नंबर भी नहीं काट सकता या काट सकती। दैट्स हाउ यू शुड राइट योर आंसर, है ना। घिचपिच नहीं करनी है, यू हैव स्पेस, यू हैव टू यूटिलाइज इट। जितना डायग्रामेटिकली चीज़ों को दिखा सको, जितना अंडरलाइन कर सको इंपॉर्टेंट बातों को, वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड है। क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास कोई सॉलिड है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको हीट करे जा रही हूँ, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाए जा रही हूँ। ठीक है, मान लो ये मैंने क्या किया, एक बर्नर ले लिया। अच्छा, आई नो हैंड राइटिंग इतनी भी नहीं सुधरी है। ठीक है, ये बस जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है, सॉलिड ऐसे नहीं, कोई भी हो सकता है। मैं उसको हीट कर रही हूँ, मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ। अब आप खुद सोचो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा। इन सारे के सारे पार्टिकल को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। यस, जैसे इन पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर देंगे। बिकॉज ट्राई टू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ कि ना? ये बात बताया था कि जैसे ही आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, कहीं जाएंगे, उनको दूर कहीं आसपास जाने में तो बहुत वक्त, बहुत हीट लगेगी। सबसे पहला एनर्जी मिली, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, यहाँ से वहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे। बट सोचो, मेरे को किसी ने मेरे आर्म को किसी मेरे दोस्त के आर्म के साथ अच्छे से ऐसे टाई कर दिया, ठीक है, तो मैं इधर जाऊंगी, वो इधर जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, या वाइस वर्सा। समझो, भावनाओं को समझो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा फोर्स वो इधर अपनी साइड लगा रहा है, मैं अपनी साइड लगा रही हूँ, ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर हो जाए, एंड वी स्टार्ट मूविंग ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी उसको मिल रही है, वो इधर उधर ऑसिलेट करके मूव करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू करेंगे। एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इतनी हमने ताकत लगाई ऐसे कि वो दूसरी डायरेक्शन में जाके गिरा, मैं दूसरी डायरेक्शन में। सेम हैपेंस टू देम। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उनको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर ली, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, इतना ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने थोड़ा सा ओवरकम कर ली इसको। क्या आपको ये बात समझ में आई? कि आपको ये बात मुश्किल तो नहीं लग रही है ना? क्योंकि जरूरी है जानना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। द पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग ऑन देयर ओन पोजीशन। कीप ऑन डूइंग दैट until and unless there will be a point that the force of attraction is completely overcome and now they can convert to liquid. करेक्ट? देखो डायग्रामेटिकली भी कितनी सुंदर तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है ना? मजा आया? ऐसे लिखना है आंसर। टीचर नंबर काटेगा, क्यों ही काटेगा? जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से, टीचर इज लाइक यही चाहिए था, सवाल में इसी तरीके का आंसर चाहिए था, एंड योर टीचर विल बी लाइक ओके बेटा ये देखो इस स्टूडेंट की कॉपी ऐसे लिखना है ना? यू वांट दैट? हाँ आई नो, किसको पसंद नहीं आएगा ऐसे चौड़ में, हाँ मेरा आंसर है, मैंने लिखा है। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई एंड आंसर। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। बहुत ही बढ़िया टर्म है, वो कह रहा है कि सॉलिड को जब आप सीधा वेपर में कन्वर्ट कर लो, इस टर्म को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट। डे टू डे लाइफ में भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आप कपूर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कपूर हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। थोड़ा सा हीट देते हो, वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर में गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। नैफ्थलीन बॉल्स कपड़ों में डाल के रखते हैं, मॉथ किलर्स होती है। आप 1 महीने बाद देखोगे उसका साइज एकदम रिड्यूस हो जाएगा, वो भी वेपराइज हो जाता है। दैट इज सब्लिमेशन। पर अगर मान लो उन वेपर को तुम कूल करने की कोशिश करो, ठंडा करने की कोशिश करो, वो वेपर फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है डेपोजिशन। दैट द वेपर्स आर गोइंग टू कूल डाउन एंड डिपॉजिट ऑन द कंटेनर एंड गिव योर सॉलिड बैक। यस, अग्रीड? बता दो, लिख दो यो मैम, कम ऑन इन द चैट, यो मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पार्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हाट इज मेंट बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? बहुत ही अच्छा सवाल है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में वो कह रहे हैं कि सॉलिड से जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इसको फ्यूजन बोलते हैं और इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, है ना? इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। और फ्यूजन या मेल्टिंग कब होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो लास्ट क्वेश्चन विल लिटरली गोइंग टू हेल्प हियर। कैसे? हमें पता है जब मेरे पास एक सॉलिड हो, सपोज दैट सॉलिड इज नथिंग बट आइस। मेरे पास एक सॉलिड है, नथिंग बट आइस। मैं क्या करती हूँ? उसको हीट, यानी कि मैं उसका टेम्परेचर क्या करती हूँ? इंक्रीज करती हूँ। ठीक है? जैसे ही मैं आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, मान लो आइस जब मैं फ्रीजर से निकालती हूँ वो -10 डिग्री सेल्सियस पे थी, ठीक है, क्योंकि आइस, सुपर आइस, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में मैंने रखा हुआ था। आपको पता है इसका टेम्परेचर मैं बाहर रख दूं, बाहर का टेम्परेचर है लाइक 25-30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा? जब इसको इतनी हीट मिलेगी, याद करो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा है, they get that energy, kinetic energy, they start moving, they start oscillating on their own position. Keep on doing that, keep on doing that. और जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है? आप देखते हो कि हाँ, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस आपके आइस का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। फ्यूजन क्या है? वो इसी मेल्टिंग प्रोसेस को बताता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा, आइस के जो पार्टिकल है सॉलिड फॉर्म में, क्या बोलते हैं? अभी तक तुमने हमें जितना भी टेम्परेचर दिया वो हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में हमने यूज कर लिया, उसको ऐसे ऑसिलेट कर करके, मूव कर करके। जैसे ही 0 डिग्री पहुंचा, दे लाइक वी आर रेडी, हमारे पास अब हम एकदम रेडी हैं टू कन्वर्ट टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। इस टाइम पे अब क्या करेगा? वो जितनी भी एनर्जी उसको मिलेगी, दे यूज दिस एनर्जी to overcome their force of attraction. That means now this energy is not using for increasing the kinetic energy. अब जो इतनी भी एनर्जी उसको मिल रही है, वो मूव नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो बोल रहा है पहले इन बॉन्ड को तो तोड़ लूं। तो अब जो एनर्जी है, जैसे ही 0 डिग्री पहुंचता है, दे आर रेडी टू ब्रेक डाउन, सो दे यूज दैट एनर्जी टू नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, मीन्स टू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, बट टू ओवरकम दिस फोर्स। इसी एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, लेटेंट हीट का मतलब हिडन हीट, छुपी हुई हीट। छुपी हुई क्यों है? क्योंकि मुझे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, 0 डिग्री पे उस टाइम फिक्स रहेगा जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट ना हो जाए। इवन अ सिंगल पार्टिकल शुड नॉट बी लेफ्ट इन द सॉलिड फॉर्म, तब तक 0 रहेगा। सेम रीजन, क्योंकि इस टाइम पे जो भी एनर्जी मिली है वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हो रही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तभी टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ी। उस टाइम पे उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करना चाहा। ठीक है? जिन पोटेंशियल एनर्जी से वो ऐसे साहब बन के बैठे थे, उनको हटाना है। ठीक है? तो वहां पे वो सारी एनर्जी यूज हो गई। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बताऊं कि बच्चों अगर एग्जाम में सवाल आया तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? आप सीधा सीधा पहले तो प्रोसीजर को समझ गए, अब आप आंसर दोगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन साइंटिस्ट ने बोला एक काम करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हम 1 kg सॉलिड के लिए ऑब्जर्व करेंगे।
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी कि 1 kg ऑफ सॉलिड को जितनी अमाउंट ऑफ हीट या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड टू कंप्लीटली इनटू लिक्विड। अब एक और लिखोगे, एक और पॉइंट, वो क्या है, एट दैट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो आइस है तो वो 0 डिग्री ही होना चाहिए। दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज ना, पॉइंट शुड नॉट डिफर, राइट। तो इस बात को प्लीज अच्छे से याद रखना, ठीक है, इस बात को प्लीज अच्छे से याद रखना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट, मैं प्रेशर में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी, क्योंकि प्रेशर में बदलाव लाओगे तो टेम्परेचर और बाकी की जो प्रोसेस है वो भी बदल जाती है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी लिख सकते हो। क्या इस बात में कोई दिक्कत परेशानी? टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड, इसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है एट दैट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, या लिखोगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर ने जो भी प्रेशर लगाया हुआ उसी पे मेजर कर रहे हैं। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना, बट अपने आप में ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है कि कैसे आप इतनी बारीकी वाली चीज़ों को समझ गए जो हम देख भी सकते हैं और उसको चाहो तो बहुत इजी तरीके से भी बना के समझ सकते हो। इसके लिए विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रटने की कोशिश करोगे इट वोंट हेल्प, जब तक आप उसको इमेजिन करके सोचने की कोशिश करोगे ये हो रहा है वो हो रहा है, योर इमेजिनेशन पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल टेक यू टू द न्यू हाइट्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो एजी मैम की इस बात को मानो। मेरा पूरा उद्देश्य, मेरा एम, मेरा लक्ष्य यही था कि आपको समझ आ जाए। बाकी इजी डेफिनेशन तो आप याद करके रट्टा कर करके 1 मिनट में लिख ही सकते हो, है ना। दैट्स नॉट माई होल पॉइंट इज। चलो सोचा थोड़ा अभिषेक सर और हर्ष सर को रोस्ट किया जाए, बहुत हो गया। तो सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है, इट इज़ अ हॉट समर डे, अभिषेक सर एंड हर्ष सर आर वेयरिंग कॉटन एंड नाइलॉन क्लॉथ्स। तो चलो अभिषेक सर और हर्ष सर बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारे अभिषेक सर, अभिषेक सर, अभिषेक सर की आंखें कहाँ गई? चलो ये लो, गुस्से में लग रहे हैं आज थोड़े। ये है हमारे, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, हर्ष सर थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं ना, उनकी टांगे भी थोड़ी और बड़ी बना देते हैं। ये है हमारे कौन? हर्ष बाबा, हर्ष बाबा, ठीक है। पॉइंट क्या है, इनको शर्ट पहना देते हैं, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट दिस, समझ लेना, शर्ट पहनी है। ठीक है, समझ लेना, शर्ट पहनी है, ठीक है, समझने पे दुनिया कायम है। तो अभिषेक सर ने जो शर्ट पहनी थी वो कॉटन की पहनी थी, लगता है सर अच्छे से साइंस पढ़ लिए थे। अब हर्ष बाबा ठहरे थोड़े मैथ्स के टीचर, साइंस आती है वैसे उनको, कोई डिनाइल नहीं है, बट उन्होंने सोचा चलो थोड़ा फैशन करते हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि फैशन करते हैं। मैम के साथ डेट पे जाना था, अदिति मैम के साथ, तो उन्होंने भी सोचा चलो फैशनेबल शर्ट पहन के जाते हैं। गर्मी का टाइम था लेकिन, तो अब बताओ किसकी हालत ख़राब हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक, हु वुड बी मोर कंफर्टेबल, और किसकी हालत ख़राब हो जाएगी? आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, नहीं, हमारी साइंस ओपी। अभिषेक सर, चलो अभिषेक सर अब खुश हो गए कि भाई मैं कंफर्टेबल हो गया। तो अभिषेक सर ने कॉटन की शर्ट पहनी थी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। और उसका रीज़न क्या है? बहुत सिंपल है कि कॉटन की शर्ट में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो क्यों? गर्मी का टाइम है, हमारी बॉडी स्वेट करती है। स्वेट क्यों करती है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बाहर गर्म है, ठीक है, बॉडी भी गर्म हो जाती है। तो बॉडी गर्म हो जाती है तो अपने आप स्वेट मैकेनिज्म होता है बॉडी को ठंडा रखने के लिए, कि जब स्वेट हमारी बॉडी से निकलेगा तो वो क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा। एंड यू नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। तो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। होता है ना, पसीने आ रहे हो, तुम फैन चलाओ, एकदम से कितना ठंडा ठंडा लगता है। दैट्स व्हाट आई मीन, बॉडी ठंडी हो जाती है। तो अभिषेक सर ने जो कॉटन की शर्ट पहनी थी उसमें छोटे 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 पोर्स थे, उसके थ्रू जो सारा का सारा स्वेट है वो शर्ट पे आ गया, एंड इट इज़ वेरी इजी टू इवेपोरेट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो उनको थोड़ा एयरी फील होगा, अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। बट हर्ष बाबा ने पहना था नाइलॉन, विच इज़ लाइक सिंथेटिक फाइबर। दे हैव अ वेरी मच सोकिंग, आई मीन दे डजंट सोक द स्वेट, दे डजंट सोक द वाटर ऑल्सो। तो वो बार बार स्किन के साथ
ऐसे रगड़ रगड़ यही बोलते हैं ना, रगड़ेगा और आई डोंट नो फ्रिक्शन होगा और उनको रैशेस भी हो सकते हैं गर्मी में अगर पहनेंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ताकि वो एटमॉस्फेयर में चला जाए, इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है पूरा। तो जीत किसकी हुई इसमें? अभिषेक सर की, अभिषेकवा सर की। समझ गए ना भावनाओं को? जाके कंप्लेन तो नहीं करोगे कि हम आप दोनों को एग्जाम्पल्स की तरह यूज़ किया गया। प्लीज़ बचा लेना, जस्ट फॉर सम फन, बट साइंस समझ में आनी चाहिए, दैट व्हाट मैटर्स। एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स जब लेते हैं डे टू डे लाइफ के, हमारे आसपास के लोगों के, तो चीज़ें ज़्यादा फन हो जाती है टू अंडरस्टैंड एज वेल। चलो अगला सवाल करते हैं। आई होप जितने भी नए बच्चे आए हैं वो ये वाले बटन को दबाना नहीं भूल रहे, क्योंकि वीडियो के आखिर तक थोड़ा बड़ा टारगेट दे रही हूँ, बट आई बिलीव इन यू ऑल के पॉसिबल है ऑन द नेम ऑफ दिस न्यू सीरीज, ऑन द नेम ऑफ डूइंग दीज ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 500 लाइक्स, क्या बोलते हो? बड़ा टारगेट है क्या? आई नो पॉसिबल है, कर सकते हो आप लोग। चलो देख लेते हैं, पहले सवाल कर लेते हैं। Comment on the following statements. Number A, the rate of evaporation of an aqueous solution decreases with an increase in humidity. मेरे पास कोई solution है, aqueous मतलब पानी में बनाया हुआ solution, कि मान लो salt और पानी पड़ा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसका evaporation बहुत कम हो गया जब humidity बढ़ती है। ये मान लो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड होने का मतलब क्या होता है? इनफ वाटर वेपर्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। बहुत ह्यूमिड है मतलब सैचुरेटेड हो गया एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से ऑलरेडी। अब आपके पास ये सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन, इवेपोरेट होके जाना है, वेपर में कन्वर्ट होना है, पर जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल गेट द एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिक्विड एंड सराउंडिंग, कन्वर्ट्स इनटू वेपर एंड ट्राई टू इवेपोरेट। बट अगर वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है एटमॉस्फेयर तो वो उसको जाने में दिक्कत होगी, इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। मेक सेंस? क्या कोई नई बात तो नहीं सुनी? आप लोगों को पता थी ये बात? लिखोगे कैसे ये भी समझ आ गया? वेरी वेल डन। अगला पार्ट है इसका, बी पार्ट में पूछा है स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज सॉलिड। एक सॉलिड कंप्रेसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं कि सॉलिड इज काइंड ऑफ इनकम्प्रेसिबल, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो आप ये बोलेंगे कि थोड़ा दिमाग लगाइए भैया जी, हाँ भैया जी थोड़ा दिमाग लगाइए। सॉलिड वो होता है दैट मेंटेन्स इट्स शेप, और अगर मैं स्पॉन्ज की भी बात करूं तो वो अपनी शेप को मेंटेन करके ही रखता है। इट्स जस्ट स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं? थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं बेसिकली। पोर थोड़ा और छोटा हो गया, होल थोड़े और बड़े हो गए। उसके अंदर, चलो होल इज नॉट द राइट वर्ड, पोर्स कर देते हैं इसको। उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब उस पोर्स के होने से हुआ क्या? उसके अंदर इजीली एयर ट्रैप हो जाती है कि नहीं? उसके अंदर इजीली एयर ट्रैप हो जाती है, और जैसे ही स्पॉन्ज के अंदर एयर ट्रैप होगी, एयर इज समथिंग दैट्स कंप्रेसिबल, तो जब आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, सॉलिड नहीं कंप्रेस हो रहा, उसके अंदर जो एयर पड़ी है ना, दैट इज ट्राइंग टू एक्सपेल आउट, राइट? क्योंकि प्रेशर लगा रहे हो, उसको कहीं तो जाना है। आप कंप्रेस करोगे, एयर निकल जाएगी, आप छोड़ दो, फिर से एयर घुस जाएगी उसके अंदर। तो आप यही आंसर लिखोगे, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड बिकॉज इट मेंटेन्स इट्स शेप, it's just it has pores inside it, so air gets trapped in it, and that air is compressible, so when we squeeze it, that air is getting compressed and come out. ठीक है भाई? दंदनादन हाई फाई दे दो एजी मैम को जल्दी से। दिस इज द हाई फाई टाइम। यो, अभी तक कितने सवाल सही किए हैं? जितने भी मैंने सवाल पूछे हैं जल्दी बताओ। चलो डेटा बताओ अभी। डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना? डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़े, अगला सवाल करें। चलो देखते हैं। द केल्विन स्केल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल टेम्परेचर? केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, बहुत आसान है। आपको याद होगा, हम इसको रेफरेंस लेके चलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, हाँ कि नहीं? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस ऑल्सो मेल्ट्स एट 273 केल्विन, है ना? केल्विन इज लाइक अ बिगर स्केल,
कि इसका 0 उसके 273 के इक्वल है। क्यों केल्विन ने सोचा कि मेरे को, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था पता है, उसने सोचा मुझे एक भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं रखनी। तो अब तक एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ पे जो मिनिमम टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ वो भी -273 डिग्री सेल्सियस है। इट्स एक्चुअली -273.15। तो केल्विन ने क्या किया, उसको 0 केल्विन मान लिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट AG मैम OP, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, पर ये फिर हम अवॉइड कर देते हैं कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए। वाइसे वर्सा करना है, 0 केल्विन लिखना है, ये इधर चला जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक आप समझ गए, यही पूछा था। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल है 273 केल्विन के। तो अगर मैं 0 केल्विन लिखूंगी तो ये कितनी वैल्यू कम होगी 273 के, ठीक है। तो -273, 15 भी लिख सकते हो अगर एग्जैक्ट बताना है तो। अगर एग्जैक्ट बताना है, इसके आगे डिग्री मत लगा देना, केल्विन इज सिंपली के। आसान सवाल था ना ये, तो किया भी हुआ है, याद रखोगे इस बात को। तो अब मुझे एक जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो, 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन? जवाब दो चलो जल्दी से। रिमेंबर केल्विन में बड़ी वैल्यू आती है हमेशा, तो जितना सेल्सियस 0 से बड़ा होगा उतनी ही केल्विन में वो वैल्यू ऐड कर दो। तो 0 डिग्री तो था 273 केल्विन के, 25 कितना हो जाएगा 273 + 25, आंसर आ जाएगा 298 केल्विन, है ना। आसान था, लिख दो जरा, इजी पीजी, लिखो जरा चार्ट में, इजी पीजी। ऑल राइट, ऑसम। ये भी थोड़ा एक दिमाग लगाने वाला और बड़ा अच्छा सा सवाल है। सवाल को पढ़ो ध्यान से, जल्दी से सवाल को पढ़ो ध्यान से। सवाल है, लिक्विड्स लाइक ईथर एंड एसीटोन आर केप्ट इन कूल प्लेसेस, व्हाई? ईथर भी स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कार्बन बेस्ड सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के काम आता है। सो एज एसीटोन, एसीटोन को तो हम घर में भी कभी कभी यूज करते हैं, इट्स अ नेल पॉलिश रिमूवर ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो ईथर और एसीटोन है, इनको हम ठंडी जगहों पे रखते हैं जनरली। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये वाले जो लिक्विड है ना, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और इनको बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में भी उनका इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड कौन होते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लेसर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो आसानी से बहुत इजीली से रूम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक नाउ यू गॉट योर आंसर। ठंडी जगहों पे क्यों रखेंगे? ठंडी जगहों पे रखोगे वो लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। क्यों? अगर आपने उनको गर्म जगहों पे रख दिया, मान लो मैं बात करती हूँ एसीटोन की, उसका बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड नॉट 100% श्योर, आई गेस 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो मान लो आपने उसको रख दिया आसपास 90 डिग्री सेल्सियस के बहुत गर्म जगह पे, तो और ये एसीटोन बंद है बॉटल में, तो अब क्या होगा, ये वेपराइज करने की कोशिश करेगा, इसको इतनी टेम्परेचर मिल गया कि वो बॉईल करने की, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर एक दूसरे से टकराएंगे और उनके आपस में टकराने से क्या क्रिएट हो जाता है अंदर? प्रेशर, हाँ कि नहीं? जब गैस पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कंटेनर से टकराएंगे तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो कंटेनर बर्स्ट भी हो सकता है, वो कंटेनर बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये कंटेनर खुला हुआ तो वो सारा गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। अगर खुला हुआ तो वो सारा गायब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वेपराइज हो गया सारा, समझे। तो ठंडी जगहों पे क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं बिकॉज ये लिक्विड बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। आई हैव सीन दैट ऑल्सो। एक बार एसीटोन का बॉटल खुला छोड़ दिया था, मैं बस थोड़ी ही देर बाद आई, आई जस्ट टुक अ लू ब्रेक एंड केम बैक, इतने में उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। दैट्स व्हाट हैपेंस। क्योंकि आपको पता है दिल्ली हरियाणा में काफ़ी गर्मी पड़ती है। द प्रेशर इनसाइड द बॉटल में इंक्रीज ड्यू टू विच द बॉटल में ब्रेक। एक नया इंसाइट पता चला, समझ में आया, ये समझ में आना तो चाहिए, है ना। आई होप आप लोगों ने उमंग सीरीज़ भी फॉलो की है। प्लीज़ ये और बता दो मुझे कि उमंग सीरीज़ को आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया है।
उमंग सीरीज में हर एक टॉपिक को डिटेल से अच्छे से आपको पढ़ाया गया है और क्विज के थ्रू रिवीजन भी आप लोगों का किया गया है। आप जब चाहो वो वीक क्विज दोबारा अटेम्प्ट करके रिवीजन कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। आप चाहो तो एजी मैम को 1.75x की स्पीड से भी मूव करते हुए डिफरेंट आवाज़ में बात करते हुए सुन सकते हो, ओके। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। State the SI unit of pressure and temperature and volume and mass. SI unit is kind of standardized unit जो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में चले जाओ नहीं बदलती, अदरवाइज हर एक वर्ल्ड कुछ डेफिनेट चीज़ें फॉलो करता है, बट दीज आर काइंड ऑफ साइंटिफिक जिसे फिक्स कर दिया गया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर की यूनिट बताऊं, प्रेशर की यूनिट है PA, पास्कल, ठीक है। इसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM भी होती है, बट दैट इज नॉट द SI यूनिट। SI यूनिट हम इसको लेके चलते हैं पास्कल। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट किलोमीटर इज द वन दैट इज वी कंसिडर्ड एज SI यूनिट। तो ऐसे स्टैंडर्डाइज यूनिट मान के जिनसे हम सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उन्हीं को स्टैंडर्डाइज यूनिट रख के, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, दैट इज नॉट डिग्री सेल्सियस, दैट इज केल्विन, स्टैंडर्डाइज यूनिट। वॉल्यूम की जो जनरली यूनिट है वो हम लीटर लेते हैं, लीटर नहीं लो तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिया जाता है, ठीक है। मास की अगर मैं बात करूं, मास की जो यूनिट लेते हैं kg, ओके, दीज आर द यूनिट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसके लिए डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगेन आइसिंग ऑन द केक, मज़ा आ जाएगा, वो भी सुंदर सा, है ना। मैम के जैसा डायग्राम नहीं बनाना, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना है। चलो कोशिश करते हैं। आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टिबल, हाउ कैन दे इंटरकनेक्ट। 3 स्टेट ऑफ मैटर आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है, बिल्कुल होती है। कौन सा रूल पढ़ाया था इसके लिए, याद करो, पढ़ाया था मैंने, हमने बताया था टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 2 फैक्टर हैं जिनमें चेंज करने से हम जो मेन 3 स्टेट्स हैं उनको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो, याद करो। टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मुझे सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपस में इंटरकन्वर्ट करना है, चलो मैं टेम्परेचर को लेके बताती हूँ कि कैसे इंटरकन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये देखो, सॉलिड से लिक्विड, यस, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कैसे होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। सॉलिड से लिक्विड प्रोसेस का नाम क्या होगा, आइदर यू कैन कॉल इट मेल्टिंग, यू कैन ऑल्सो कॉल इट फ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेम ओनली, फ्यूजन इज मोर साइंटिफिक टर्म। लिक्विड से गैस में बदलना आप बोलते हो बॉइलिंग, बट बॉइलिंग इज लाइक अ कॉमन वर्ड। साइंटिफिक वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, वेपराइजेशन। उस वेपराइजेशन को प्लीज कंफ्यूज मत करना इवेपोरेशन से। वेपराइजेशन इज बॉइलिंग, वेपराइजेशन हैपन्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, बट बॉइलिंग, आई मीन जो वेपराइजेशन है that happens at a fixed temperature, but evaporation can happens at room temperature also and any temperature also, ठीक है। उल्टा जाते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, ठीक है। गैस से लिक्विड में जाना, उसको हम 2 टर्म से लिखते हैं, कंडेंसेशन ऑल्सो। कंडेंसेशन होती है वो जो गैस हो वो वेपर में, वेपर की फॉर्म में हो, मतलब जो गैस की ओरिजिनल स्टेट गैस ना हो। मान लो जैसे कि नाइट्रोजन है, वो ओरिजिनली गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मान लो ऑक्सीजन है, वो ओरिजिनली नेचर में गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जो एक्चुअल में गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जब आप उनको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए टर्म यूज होती है लिक्विफैक्शन। क्या यूज होती है, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन इज लिक्विड में कन्वर्ट करना। लेकिन कंडेंसेशन किन के लिए यूज होता है, जो एक्चुअल में गैस नहीं थी, वेपर थे किसी और, जिसकी ओरिजिनल स्टेट कुछ और थी। जैसे वाटर, वाटर जनरली नेचर में लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में भी है, ठीक है। तो उनके लिए जो टर्म यूज होती है ना, जिनकी ओरिजिनल स्टेट कुछ और थी, बट जब हम उसके साथ कोई प्रोसेस कर रहे हैं वो वेपर की फॉर्म में है, उन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना कहलाता है कंडेंसेशन। जैसे वाटर वेपर इनटू वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। इस बात को याद रखना, कई बार सवाल पूछ लेते हैं बट बच्चे ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते लिक्विफेक्शन और कंडेंसेशन में। चलो
लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना, इसमें भी आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको एक और नाम से बुलाते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। एक और प्रोसेस है जो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, विच इज व्हाट, कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस है सब्लिमेशन। एंड गैस डायरेक्टली भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस है डेपोजिशन। ये बन गया पूरा ग्राफ, क्योंकि पूछा था कैसे इंटर कन्वर्टेबल होगे, बोलोगे हाँ होगी और आपने दिखा दिया कैसे होगे। दोनों लिखना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों लिखना ज़रूरी है अच्छे से। और ये देखो सुंदर डायग्राम, ये मैम का डायग्राम था, ये सुंदर वाला डायग्राम था, तो ऐसे भी बना सकते हो ट्रायंगल बना के, है ना। इट्स लाइक लूप चल रहा है, जो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो जाता है ना, समझे। भावनाएं समझना ज़रूरी है ओके, भावनाएं ज़रूरी है। सवाल क्या है, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसका आंसर दो, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सवाल आया था। कह रहे जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है, अचीव कर लेते हैं हम, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है। चलो हम क्या कर लेते हैं, आइस और वाटर के एग्जांपल ले लो। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है और वो मेल्ट हो जाती है, जब तक 0 डिग्री पे रहेगी जब तक कि वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। फिर वाटर को ले लो, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। जब आप थर्मोमीटर से रीडिंग पढ़ोगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस तब तक दिखाएगा जब तक कि सारा का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो गया हो। तो ऐसा क्यों होता है, अगेन आप वही बात लिखोगे, जब आपके पास कोई सॉलिड है, इधर हम लिख लेते हैं लिक्विड, ठीक है, और इनको कन्वर्ट होना है इधर लिक्विड में और इधर कन्वर्ट होना है गैस में, ठीक है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जब वो मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर ले, उस टाइम पे जो भी उसको हीट गिवन है, जो भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वो टेम्परेचर इंक्रीज खत्म हो जाता है, आई मीन रुक जाता है मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि उस टाइम पे जो हीट मिलती है वो यूज़ हो गई टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, वो यूज़ हो गई इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को तोड़ने में, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, तभी जाके मेल्ट हो सकता है। तो इवन एक भी सॉलिड की फॉर्म में अटैच है ना, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री दिखाएगा, क्योंकि और हीट चाहिए, तभी वो टूटेगा, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सेम गोज हियर, यहाँ पे मेरा लिक्विड था, वो तभी जाके वेपर में कन्वर्ट होगा जब जितनी अमाउंट ऑफ हीट, जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाते हो, सारे के सारे जो लिक्विड है उनके आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए। वो तभी टूटेगी जब उसको हीट मिलेगी, वो उसको यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में नहीं, बट इनके बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बंद हो जाती है बढ़नी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो टेम्परेचर ज़रूर बढ़ता, पर वो नहीं बढ़ा क्योंकि वो हीट उसने अपने अंदर छुपा ली बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यस, सही है, सही है, बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब इस सवाल के साथ साथ मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपको रिवीजन ज़रूर करना होगा कि बहुत सारे सवाल तो हमने कर लिए मैम, बट रिवाइज और भी करना हो तो वी क्विज अटैच है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऑन डिमांड वी क्विज के चलो सेशन को और रिवाइज कर लो आप। सेशन को और रिवाइज कैसे करोगे, चलो एक जल्दी से छोटा सा वी क्विज करके देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ वेदांतु 9-10 लिखा है, सबसे पहला लिंक अटैच करते हुआ मिलेगा, ज्वाइन द वी क्विज नाउ। वहाँ से लॉग इन साइन इन कर लो एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। साथ में इस सवाल का जवाब देना है मुझे, और आप लोगों के लिए सवाल क्या है, वाई डू द डॉक्टर्स एडवाइज टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लोथ ऑन द फोरहेड ऑफ अ पर्सन हैविंग हाई फीवर। आई थिंक करते देखा है। एक बार मेरी तबीयत काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड आई हैड द फीवर ऑफ 104 डिग्री, 104 डिग्री बुखार हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स ने यही किया, पूरी रात ठंडे पानी की पट्टी मेरे सर पे, ऐसे हाथ पे, ऐसे ऐसे वो रख रहे थे। आई थिंक यू गॉट
टू नो दैट यू मस्ट हैव सीन दैट एज वेल। तो इसको मुझे डिटेल से अच्छे से बताओ, उसके पीछे भी लॉजिक है, एंड साइंस इज़ एवरीवेयर। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बट इस बारे में सोचा नहीं होगा साइंटिफिक रीज़न से। तो अभी मौका है, साइंटिफिक तरीके से सोचो एंड यू विल गेट योर आंसर एज वेल, है ना। और लगेगा आई साइंस तो यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी, हमने ही नहीं सोचा। सो हैव दैट काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड कि यू थिंक more than your textbook and try to apply the science and try to seek science around you, and maybe you don't know, you may get to know so many answers जो शायद अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं, है ना। ज़रूरी है ये, क्योंकि आप तो एटम्स आर्मी हो। यू हैव टू मेक मी प्राउड एंड यू प्राउड एज वेल। खुद को भी प्राउड फील कराना है, ओके, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, आप बिल्कुल करेंगे, अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। इस भरोसे को किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो उसको शेक कर सके। तो आई होप सेशन नॉलेजेबल रहा होगा, सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा खासा रिविजन हुआ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की समझ आ गई। अब रिविजन जब भी दोबारा करोगे चैप्टर का, यू नो किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। आई होप आप सब लोगों ने विदाउट अ मिस लाइक बटन ज़रूर दबा दिया है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया बिकॉज यू केयर अबाउट देम, या एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। वंडरफुल वंडरफुल माय एटम्स। तो बस आज के लिए इतना ही, 9th क्लास ओपी। अगली बार मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय माय एटम्स, टेक केयर, सी या, हस्ता ला विस्ता, जस्ट बी हैप्पी।